नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर्स। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। इंडिया रिपोर्टर्स में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की हर बड़ी खबर जो आपके लिए है जरूरी, वो भी डायरेक्ट ग्राउंड जीरो से, जहां हमारे रिपोर्टर्स लेकर आते हैं खबरों का पूरा ताना बाना और उस खबर की पीछे की पूरी हकीकत बताते हैं आपको। तो चलिए देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें इंडिया रिपोर्टर्स में। आज संसद की कार्यवाही के बीच एक बार फिर विपक्ष का हंगामा जो है वो देखने को मिला। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक संसद में विपक्षी दलों के नेताओं का हंगामा जो है वो भरपूर नजर आया। अलग अलग मुद्दे को लेकर हंगामा जो है वो किया गया, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा कि गृह मंत्री अमित शाह कब सदन में आकर अपनी बातों को रखेंगे और 20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का जवाब कब देंगे। जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा जो है वो संसद में तुल पकड़ता नजर आ रहा है। आज भी जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो महज 9 मिनट में खत्म हो गई। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से यही मांग की कि संसद के अंदर अमित शाह आए और बताएं कि 20 जुलाई को जो घटना हुई ऐतिहासिक जंतर मंतर पर, उसका जिम्मेदार कौन है। बार बार ये सवाल उठाया गया, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये साफ तौर पे कहा कि एक ही बात को लेकर हर दिन हंगामा नहीं किया जा सकता है। हमने पहले भी कहा है कि सदन को चलने दें। सदन में कई ऐसे विधेयक, कई ऐसे संशोधन हैं जिसको लाने हैं। 13 अगस्त तक ही संसद चलना है, लेकिन इसके बावजूद हंगामा जो है वो लगातार होता रहा। किरण रिजिजू ने ये कहा कि आप खुद स्पीकर को, सभापति को ये आदेश नहीं दे सकते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी बीच कांग्रेस, सपा और साथ ही साथ कई अलग अलग जो पार्टी के विपक्षी नेता हैं, उनका ये साफ कहना था कि अमित शाह सदन के अंदर आए, लोकसभा में अपनी बातों को रखें, राज्यसभा में अपनी बातों को रखें और लाठी चार्ज का मुद्दा जो था उस पर अपनी सफाई दें। साथ ही साथ पैलेट गन और AK-47 का जो नाम सामने आया, खास तौर पर पटना में हुए लाठीचार्ज और अलग अलग जगहों पर, उस पर भी गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए कि आखिर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों हुआ। इस बीच जब बात बिगड़ती नजर आई तो राज्यसभा में सभापति ने किरण रिजिजू से ये साफ कहा कि विपक्ष के नेताओं की बात आप गृह मंत्री तक पहुंचाएं और उन्हें कहें कि उनकी बातों को रखा जाए। देखिए, सीधे तौर पे जब से संसद चल रहा है तब से ये मांग की जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर आके सभी बातों को रखें, लेकिन अब तक गृह मंत्री का कोई वक्तव्य जो है वो जंतर मंतर में हुए प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर अब तक कुछ नहीं आया है। और ऐसे में हर दिन संसद शुरू होता है, हंगामे के आसार होते हैं और 11 बजे हंगामे के साथ संसद जो है वो स्थगित करना पड़ता है, चाहे वो लोकसभा की बात की जाए, राज्यसभा की बात की जाए। और आज भी ऐसी ही तस्वीरें जो हैं वो लोकसभा से नजर आई। एक तरफ लोकसभा स्थगित हो गया तो दूसरी तरफ राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये साफ कहा कि अमित शाह, गृह मंत्री को आकर अपनी बातों को रखना चाहिए, लेकिन अब तक गृह मंत्री की कोई बात जो है वो नहीं रखी गई। और इसी हंगामे के बीच FCRA के जो संशोधन की बात थी, जो पटल पे रखना था, वो भी नहीं हो पाया। हंगामे इतने हुए कि सदन को स्थगित करना पड़ा। लेकिन आज भी एक ही सवाल होता रहा कि अमित शाह कब आकर संसद में अपनी बात को रखेंगे। वो राज्य के गृह मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं और उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और अब तक उन्होंने कोई भी बयान जो है औपचारिक नहीं दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ उत्कर्ष, इंडिया डेली, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी के लिए काम करने में जुटे हुए हैं, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे यहाँ तक कि विस्थापित हो, चाहे बांग्लादेश से विस्थापित हो, चाहे पाकिस्तान से विस्थापित हो, सभी के लिए काम करने में जुटे हैं। इसमें से एक है घुमंतू जाति। घुमंतू जाति को अब दर दर की ठोकरें नहीं खाना होगा और उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने बाकायदे एक घुमंतू विकास बोर्ड बनाया है, जिससे तो उनको तमाम सुविधाएं मिलने वाली हैं। क्योंकि घुमंतू जाति के सम्मेलन में जब योगी जी गए थे तो उन्होंने मांग की थी कि एक विकास बोर्ड बनना चाहिए और उनको भी उत्तर प्रदेश में तमाम अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि ये ऐसी जाति है जो देश की आज़ादी में जिसने अपना बलिदान दिया है, देश की आज़ादी में उन्होंने लड़ाई की है। अंग्रेज इतना इनसे परेशान थे, इनको बाकायदे 1871 में एक क्रिमिनल ट्राइब का रूप देते हुए एक्ट पास कराया और इनको अपराधी घोषित कर दिया, इनको अपराधी कहा, जबकि ये देश के लिए लड़ मरे। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब
इनको दर दर की ठोकरें नहीं खानी है, इनको बाकायदे सम्मान के साथ जीना है। और इन्होंने कहा जो घुमंतू विकास बोर्ड, योगी जी ने कहा जो घुमंतू विकास बोर्ड की स्थापना गठन हो रहा है उसमें बाकायदे इन्हीं के जो तमाम लोग हैं उनको मेंबर भी बनाया जाएगा और इन्हें कम से कम उस पद पर बैठाया जाएगा। इसको लेकर लोगों में जो घुमंतू जाति के लोग हैं इसको लेकर बेहद खुशी है। उनका कहना है कम से कम हमको अब योगी जी की तमाम योजनाएं हैं वो उनका लाभ मिलेगा। और सीएम योगी ने साफ कह दिया है इनको ज़मीनें भी दी जाएंगी, इनको पैसा भी मिलेगा, जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं वो इनको मिलेंगी। तो सबका साथ सबका विकास जो नारा है उसी के साथ योगी जी लगातार प्रदेश में काम कर रहे हैं। और जो घुमंतू जाति है उसके सम्मान के लिए घुमंतू विकास बोर्ड का गठन अब जल्दी ही होने वाला है और ये योगी जी की अच्छी पहल है। कैमरामैन सरजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24x7 लखनऊ से। बिहार में अच्छे सड़क के निर्माण और गुणवत्ता को लेकर आज खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बिहार सरकार के मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र की मुलाकात हुई है। बिहार सरकार के मंत्री हैं सर, किस तरीके से सकारात्मक एक पहल जो है वो की जा रही है सड़कों को लेकर? खासतौर पर बिहार में कहा जाता है कि सड़कें जो हैं वो तय समय से पहले खराब हो जाती हैं, उसके निर्माण और गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं। देखिए, मंत्री बनने के बाद, पथ निर्माण मंत्री बनने के बाद मैं दूसरी बार आया हूँ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से मिलने के लिए। पहली बार सीएम साहब सम्राट चौधरी जी के साथ आया था, काफ़ी रोडों का, पुलों का समीक्षा हुआ और काफ़ी सकारात्मक बातें भी हुई थी। और आज फिर मैं उनसे मिला पार्लियामेंट में जाके, तो बिहार की कई सड़कों के बारे में और जो उन्होंने पहले नागपुर में, महाराष्ट्र में जो सड़कें बनाई थी उस विषय पर भी कि कैसे आपने पहल किया था, तो काफ़ी चर्चा हुई। जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उस पर अब तक कितना काम हो चुका है? काफ़ी तेज से एक्सप्रेसवे बन रहा है और 6 एक्सप्रेसवे अभी स्वीकृति मिली है, उसका भी सब काम शुरू हो गया है। तो बिहार में भी तो अब 6 लेन बना है, आप देख ही रहे हैं। अभी एक और 6 लेन बना है, मोकामा के पास 6 लेन बना है, फिर पटना में भी 6 लेन बना है। गंगा और कोसी, गंडक, बागमती पर कई बड़े बड़े ब्रिज बन गए हैं। तो केंद्र का भी काफ़ी वहाँ पर सहमति है और केंद्र भी काफ़ी ध्यान दिया है। और बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट जी भी काफ़ी तेज़ गति से हमारे सड़कों का निर्माण के लिए सब काम कर रहे हैं। सर, सवाल ये आता है, जिस क्षेत्र से आप आते हैं वो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र होता है आमतौर पर। जब इस मौसम में, मानसून में बाढ़ आ जाती है और ख़ासतौर पर जब अभी सावन का समय होता है तो कांवड़ियों का भी वही रास्ता होता है। तो सरकार किस तरीके से, बिहार सरकार इस वक्त व्यवस्था की हुई है उन कांवड़ियों के लिए और सड़क के निर्माण के लिए? ये अभी सुल्तानगंज में खासकर विश्व का सबसे लंबा मेला पैदल वाला होता है। अभी मुख्यमंत्री जी उद्घाटन भी 28 तारीख को किए हैं और 105 किलोमीटर में 80 किलोमीटर बिहार का है। और सुल्तानगंज से ही बालू पर जो कच्ची पथ होता है पूरा सॉफ्ट और करीब 10 फीट चौड़ा, यहाँ से लेके देवघर तक वो हम लोग बनाए हैं और सालों भर मेंटेनेंस होता है। लोग काफ़ी अच्छे तरीके से जा रहे हैं। और मेरा पथ निर्माण विभाग 200 बेड का कांवरिया के रहने के लिए फ्री शुल्क जो है निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। और बिहार के अंदर में भी जहाँ भी कांवरिया लोग पैदल जा रहे हैं उसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम लोग ले रहे हैं। और लगता है कि अगले बार जो सावन में उसके पहले हम लोग सब जगह कच्ची पथ बना देंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करने के लिए थे बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र। सीधे तौर पे कहा कि बिहार में पथ को लेकर काफ़ी कार्य हो रहा है और कई सारे एक्सप्रेसवे जो हैं वो प्रस्तावित हैं और आने वाले समय में जल्द से जल्द बिहार में ये सारे एक्सप्रेसवे जो हैं वो देखने को मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ उत्कर्ष, इंडिया डेली, दिल्ली। यूपी के झांसी कानपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आवान अहमद की मौके पर ही मौत हो गई और इस हादसे में एक अन्य युवक की भी मौत हो गई है, बल्कि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हैं जिनका महारानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में इलाज चल रहा है और दोनों बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्रयागराज से रवाना हुए थे झांसी जेल में
अपने बड़े भाई अली से मिलने के लिए। उस दौरान गाड़ी तेज रफ्तार पे थी और हाईवे पर अचानक एक जानवर आया, जिसको बचाने के प्रयास में गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, जहां पे गाड़ी के परखच्चे उड़े और शीशे टूट गए, जिसके बाद से वहां बाहर निकली बॉडी और मौके पे ही मौत हो गई है। और ये जानकारी ये मिल रही है कि वो हाईवे की ओर से तेजी से निकल रहे थे और किसी को बचाने के प्रयास यानी जानवर को बचाने के प्रयास में ये घटनाक्रम हुआ है। फिलहाल पूरी तरह से अफरा तफरी मची वहाँ पे और मौके पर जो राहगीर थे पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें, इससे पहले उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी असद अहमद को भी पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया था। उसके ऊपर भी 10 से ज़्यादा मुकदमे थे और अतीक अहमद जो माफिया है, जो कि राजनेता भी रहा है, माफिया भी रहा है, उसके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे रहे हैं। और मुख्य मामले में था आरोपी था जिसमें कि उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था, जिसमें उसको जेल हो गई थी। और जेल के बाद जब वो मेडिकल चेकअप के लिए बाहर निकला आया तो वहाँ पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने अतीक अहमद और अशरफ अहमद यानी उसके भाई पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। और ये एक आपराधिक दुनिया का एक बाहुबली था और उसके सामने बड़े बड़े लोग नतमस्तक करते थे। और प्रयागराज से लेकर अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अतीक अहमद की तूती बोलती थी। बड़े बड़े नेता उसके दरबार में जाया करते थे और जेल से ही कई दफ़े विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव उसने जीते थे। पर उमेश पाल हत्याकांड में जिस तरह से उसका नाम आया, उसके बाद से उस पर पुलिसिया कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा माफिया कोई भी हो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते में आगे बढ़ेगा, ना कि माफिया राज के नाम पर। एक बेटा की अब सड़क हादसे में मौत हो गई है और परिवार की अशरफ की मौत उस वक्त हो गई थी जब अतीक अहमद के साथ वो निकले थे, जब अज्ञात हमलावरों ने अतीक अहमद की कनपट्टी पर गोली दागी और अशरफ को भी गोली लगी। हालांकि जो उनकी पत्नी है 50,000 की इनामी है, इनाम और भी बढ़ चुका है और वो अभी भी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। अतीक अहमद की कुल जो अवैध संपत्ति थी सरकार ने सील करके उस पर कार्रवाई की है। कई संपत्ति जो अवैध थी उस पर भी बुलडोजर एक्शन किया गया है। लगातार जो उसने जराइम की दुनिया यानी काले साम्राज्य के तौर पर जिस तरह से उसने अवैध कमाई करके एक महल खड़ा किया था, उस पर लगातार एक्शंस हो रहे हैं, बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं। बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े भाषण दिया करता था। कुल मिला के उसका रसूख ऐसा था कि दबदबा था कि कोई भी कुछ भी बोलने से बचता था उससे, क्योंकि वो उससे डायरेक्ट कोई भी मुंह नहीं लगता था। काफिला ऐसा निकलता था जैसे मानो कोई रेला निकल रहा है। और सरकार भी उस वक्त की सरकार यानी समाजवादी की सरकार उस समय चुप रहती थी, घुटने टेकती थी। और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ मंचों से कहते आते हैं कि यही अतीक अहमद थे जिसके दरबार में अखिलेश यादव जाते थे, उनके जो पालतू जानवर थे उससे हैंड शेक करते थे। तो ये बातें हमेशा योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आते हैं, बोलते नजर आते हैं, बताते हैं कैसे माफिया राज था उत्तर प्रदेश में, अब कैसे माफिया राज का अब अंत हो गया है। कोई भी माफिया नहीं है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, व्यापारी को परेशान नहीं किया जाता, व्यापारी को किडनैपिंग नहीं की जाती, किसी तरह का कोई गुंडा टैक्स नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जीरो टॉलरेंस की नीति है। कोई भी अगर माफियागिरी करेगा तो वो सलाखों के पीछे होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24/7 लखनऊ। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने एक बार फिर से कश्मीर को लेकर वही पुराना राग अलापा है। अपने ताज़ा बयान में आसिम मुनीर ने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों से जोड़ने की कोशिश की और कश्मीरी जनता के तथा कथित आत्मनिर्णय के अधिकार की बात दोहराई। इतना ही नहीं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में आबादी में बदलाव और मानवाधिकार उल्लंघन जैसे पुराने आरोप भी लगाए और कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक समर्थन जारी रखेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या आसिम मुनीर की ये बयानबाजी
किसी नई नीति का हिस्सा है या फिर दुनिया का ध्यान पाकिस्तान की आंतरिक समस्याओं से भटकाने की कोशिश। क्योंकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान पिछले कई दशकों से हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है, लेकिन उसे अपेक्षित समर्थन कभी नहीं मिला। भारत का रुख इस मामले में बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि नई दिल्ली बार बार कह चुकी है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाजित अंग हैं। भारत ये भी दोहराता रहा है कि जम्मू कश्मीर से जुड़े सभी मुद्दे भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय हैं और इनमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। यही कारण है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का हवाला देकर की जाने वाली पाकिस्तान की दलीलों को लगातार खारिज करता रहा है। दरअसल 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के बाद पाकिस्तान में इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसे कोई बड़ी कूटनीतिक सफलता नहीं मिली। इसके उलट दुनिया के अधिकांश देशों ने इसे भारत का आंतरिक मामला माना और दोनों देशों से द्विपक्षीय बातचीत के जरिए मतभेद सुलझाने की बात कही। भारत का यह भी कहना है कि यदि कोई वास्तविक मुद्दा बचा है तो वह पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र यानी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर का है। भारत लगातार पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद पर लगाम लगाने और अपने कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को खाली करने की मांग करता रहा है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को संरक्षण देता आया है और सीमा पार आतंकवाद के जरिए जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जब भी पाकिस्तान आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट या सुरक्षा चुनौतियों से घिरता है, तब कश्मीर का मुद्दा उसके सार्वजनिक विमर्श का प्रमुख हिस्सा बना दिया जाता है। ऐसे में आसिम मुनीर का यह ताज़ा बयान उसी रणनीति की कड़ी माना जा रहा है। भारत का यह कहना है कि जम्मू कश्मीर में विकास, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है, इसीलिए पाकिस्तान की बयानबाजी से जमीनी हकीकत नहीं बदलने वाली। भारत का स्पष्ट संदेश है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, और इससे जुड़े सभी फैसले भारत के संविधान और कानून के दायरे में ही होंगे। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोड, इंडिया डेली 24/7 के लिए जम्मू से। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ऑडियो नोट ने न सिर्फ पूरी दिल्ली में सनसनी मचा दी है, बल्कि दिल्ली पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती खड़ी करती है। दरअसल दिल्ली के पंजाबी बाग के रहने वाले एक बिजनेसमैन ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 18 जुलाई 2026 को उनके फोन पर एक ऑडियो नोट आया जिसमें उनको 5 करोड़ रुपए की फिरौती की धमकी दी गई। खास बात यह है कि पीड़ित ने साफ तौर पे ये बताया कि ऑडियो नोट भेजने वाले शख्स ने अपने ऑडियो में खुद को गोल्डी बराड़ बताया है और साफ तौर पे ये कहा है कि बिजनेस में से जो पैसा उसने कमाया है उसमें से 5 करोड़ रुपए उसे रंगदारी चाहिए। अगर ये रंगदारी नहीं दी जाती तो न सिर्फ उसका बल्कि उसके परिवार का भी नुकसान होगा, और अगर ऐसा होता है तो रंगदारी की जो कीमत है वो डबल हो जाएगी, यानी 5 से 10 करोड़ रुपए हो जाएगी। जिसके बाद उस ऑडियो नोट में ये भी कहा गया कि अगर तुम्हें लगता है कि ऑडियो नोट में जो आवाज है वो कथित रूप से गोल्डी बराड़ की नहीं है तो किसी भी पुलिसकर्मी से वो आवाज को मैच करवा के दिखा ले, किसी भी ऐसे शख्स से उस आवाज को मैच करवा ले जो गोल्डी बराड़ की आवाज को पहचानता है। इस तरीके की धमकी जो है वो उस ऑडियो नोट में कही गई थी, जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इसके बाद उस ऑडियो नोट में ये भी कहा गया, 18 जुलाई को ये ऑडियो नोट भेजा गया था जिसमें ये कहा गया कि कुछ समय के बाद उसका छोटा भाई, जिसका नाम मनीष खरखौदा कथित रूप से बताया जा रहा है, वो उसको कॉल करेगा और उसकी बात को वो ध्यान से सुन ले। जिसके बाद पीड़ित ने अपनी शिकायत में ये बताया है कि अगले दिन यानी 19 जुलाई को एक शख्स का फोन आया जो विदेशी नंबर से था। 2 बार ये कॉल आया। जब उसने उठा के बात की फोन पर तो दूसरी तरफ से उस शख्स ने खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का छोटा भाई मनीष खरखौदा बताया और साफ तौर पे ये कहा कि भाई से तुम्हारी बात हुई है, भाई ने
जो कहा है उसे कर दो और कब तक तुम ये बात पूरी करोगे। ये तमाम ऑडियो नोट्स, मैसेजेस और शिकायत पीड़ित की तरफ से दिल्ली पुलिस को कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली है और फिलहाल जो दिल्ली पुलिस है वो उन ऑडियो नोट्स में सुनाई दे रही आवाज और कथित रूप से खुद को गोल्डी बराड़ और जो मनीष खरखौदा के नाम का जो जिक्र किया गया था उनको लेके अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। पुलिस का ये कहना है कि वो अपनी जांच को इन ऑडियो नोट्स और पीड़ित की शिकायत के आधार पर आगे बढ़ा रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई में धमकी भरे रंगदारी के जो कॉल हैं वो वाकई में गोल्डी बराड़ और मनीष खरखौदा की तरफ से किए गए थे या फिर दोनों गैंगस्टर्स का नाम लेके कोई जो पीड़ित को जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है, पैसे मांगने के इरादे से दोनों जो गैंगस्टर्स हैं उनका नाम ले रहा है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है तमाम मामलों पे जांच चल रही है, ऑडियो नोट्स में आवाज की पहचान की कोशिश की जा रही है और जब एक बार चीजें जांच पूरी हो जाएगी तब ये साफ होगा कि ये धमकी भरे कॉल वाकई में गोल्डी बराड़ और मनीष खरखौदा की तरफ से किए गए थे या फिर किसी की शरारत है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें लगातार जारी हैं इंडिया डेली 24/7 पर, बने रहिए हमारे साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।